नमस्कार। आज बात करेंगे बिहार के एक खास विधानसभा क्षेत्र की, पिपरा। हम इसकी सियासत की उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी सीधे जमीन से मिले आंकड़ों के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। ये है पिपरा, विधानसभा क्षेत्र संख्या 42, जिला सुपौल। और यहाँ की राजनीति को, यहाँ के लोगों की जिंदगी को एक ही चीज तय करती है, और वो है कोसी नदी। सब कुछ कोसी के साये में ही होता है। इस पूरे विश्लेषण को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। हम पिपरा की जमीन की हकीकत से शुरू करेंगे, 2025 के हैरान करने वाले नतीजों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पिपरा असल में है क्या। इसका सामाजिक ताना बाना कैसा है, यहाँ की जमीन की तासीर क्या है। अच्छा, ये आंकड़े देखिए, ये हमें क्या बताते हैं। पहली बात, पिपरा एक बहुत बड़ा और लगभग पूरी तरह से 95% से ज्यादा एक ग्रामीण इलाका है। 3 लाख से ज्यादा वोटर हैं यहाँ। सामाजिक समीकरण भी काफी दिलचस्प हैं। अनुसूचित जाति, मुस्लिम और यादव समुदाय, तीनों की अच्छी खासी आबादी है। और हाँ, एक और बात, यहाँ की साक्षरता दर अपने जिले के औसत से बेहतर है। अब आते हैं 2025 के चुनाव पर, और यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना आसान नहीं। 2025 के चुनाव में 73% से भी ज्यादा वोटिंग हुई। अब आप सोचिए, 2020 में ये आंकड़ा 65% था, मतलब एक बहुत बड़ा उछाल। आमतौर पर राजनीति में जब वोटिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका क्या मतलब निकाला जाता है? यही ना कि सत्ता के खिलाफ एक लहर है, बदलाव की हवा चल रही है। लेकिन नतीजा देखिए, हुआ ठीक इसका उल्टा। जो सत्ता में थे यानी जेडीयू के उम्मीदवार रामविलास कामत, वो बड़े आराम से जीत गए। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। जीत का अंतर था 37,000 वोटों से भी ज्यादा का, एक तरफा जीत। और अब इस पहेली का वो हिस्सा जो सब कुछ बदल देता है, 10,691 वोट। ये वोट मिले नोटा को, यानी इनमें से कोई नहीं। सोचिए, 10,000 से ज्यादा वोटर कह रहे हैं कि उन्हें कोई पसंद नहीं। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। देखिए, 2025 को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। पिछले 3 चुनावों की कहानी देखनी होगी। ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ है। पिछले 10 सालों में पिपरा, जो कभी आरजेडी का एक मजबूत गढ़ हुआ करता था, वो धीरे धीरे लगातार जेडीयू के किले में बदल गया है। ये बदलाव साफ दिखता है। तो अब सिर्फ नतीजों की नहीं, बल्कि उन वजहों की बात करते हैं जो पर्दे के पीछे थीं। वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने ये नतीजा तय किया? जमीन पर लोगों की परेशानियां बहुत बड़ी और बहुत गहरी हैं। कोसी की बाढ़ हर साल तबाही लाती है। जमीन अधिग्रहण का मुआवजा ना के बराबर है। नौजवानों को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, और बच्चों में कुपोषण का स्तर तो खतरनाक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना गुस्सा, इतनी शिकायतें, ये सब सत्ताधारी दल के खिलाफ वोटों में क्यों नहीं बदली? एक स्थानीय व्यक्ति की ये बात पूरी कहानी बता देती है कि मुआवजा टूटे हुए घर का तो दे देते हैं, पर जो अनाज की बोरियां गल गईं, उसका क्या? ये दिखाता है कि सरकारी मदद और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा फासला है। तो फिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि देखिए, चुनाव सिर्फ मुद्दों पर नहीं, सिस्टम पर लड़े जाते हैं। एक तरफ एनडीए की मशीनरी थी जो बहुत मजबूत थी। उन्होंने लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स पर पूरा कंट्रोल रखा, ईबीसी और महादलित वोटों को बहुत बारीकी से साधा, और पोलिंग के दिन अपने वोटरों को घर से निकालने का काम बहुत अच्छे से किया। और दूसरी तरफ महागठबंधन, उनकी रणनीति पुरानी थी, घर घर जाकर प्रचार करने वाली। उनके सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार से बीच के वोटर शायद थोड़ा दूर हो गए, और बूथ लेवल पर उनका संगठन बहुत कमजोर निकला। इस तरह का कोई भी विश्लेषण हमेशा संवैधानिक मूल्यों के दायरे में ही होना चाहिए। हर नागरिक की आवाज और उसकी गरिमा का सम्मान करना सबसे जरूरी है। तो हमने समस्या को समझा, उसकी वजहों को जाना। अब बात करते हैं समाधान की। अगर कोई बदलाव लाना चाहे तो उसके लिए एक डेटा पर आधारित खाका क्या हो सकता है? अगर पिपरा में किसी को मजबूती से लड़ना है तो उसे अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। पहला, पार्टी और उम्मीदवार का चुनाव सही हो। सीट किसी ऐसी पार्टी को मिलनी चाहिए जिसका अपना जनाधार हो, और उम्मीदवार ऐसा हो जो खुद बाढ़ प्रभावित इलाके में रहता हो। दूसरा, मुद्दों को पकड़ना होगा, जैसे जमीन के बदले जमीन का अभियान, महिलाओं के बीच स्वयं सहायता समूह बनाना। और तीसरा, चुनावी मैनेजमेंट,
निर्दलीय उम्मीदवारों को पहले ही साधना और वोटर लिस्ट पर पैनी नजर रखना। तो इन सब आंकड़ों के आधार पर एक आदर्श चैलेंजर कैसा होना चाहिए? वो जमीन से निकला हुआ कोई स्थानीय नेता हो, जो यादव या किसी दूसरे बड़े ईबीसी किसान समुदाय से आता हो। वो मैथिली में लोगों से दिल का रिश्ता जोड़ सके, जो बाढ़ और जमीन के दर्द को सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि पीढ़ियों का दर्द बताकर पेश करे। और सबसे जरूरी बात, उसे विचारधारा की बड़ी बड़ी बातों से हटकर जमीन पर काम करने वाले शासन पर ध्यान देना होगा। इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में हम पिपरा के भविष्य पर आते हैं, जहां उसके सामने दो रास्ते हैं। और यही आखिरी और सबसे बड़ा सवाल है, क्या पिपरा में किसानी का ये जो गहरा संकट है वो बस इसी तरह राजनीतिक मशीनरी के जरिए मैनेज होता रहेगा, या फिर कोई नया जमीन से जुड़ा हुआ नेतृत्व इसी संकट को बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बना देगा? और आगे बढ़ते हुए ये याद रखना भी जरूरी है कि किसी भी तरह की राजनीतिक मुहिम में लोगों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान भारत के कानून के अनुसार ही हो। पिपरा की कहानी यही दिखाती है कि एक जन केंद्रित नेता बनने और अपने क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।